जी जी जी। कि तूफान से ताश का घर नहीं बनते, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनते, दुनिया जीतने का हौसला जो रखते हैं अमरजीत भगत के जैसा, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। बहुत अमरजीत भगत जो अजय योद्धा हुआ करते थे, जिनका परचम हमेशा से लहराता रहा है, और एक लड़का आता है और उनको चुनाव परास्त कर देता है। सर, क्या कारण बना? गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने लूटा और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो गतिविधियों से थोड़े से, तो इसका मतलब कि आप मंत्री बनना आपके लिए हार का कारण बन गया सर? ऐसा है। अच्छा सर, महतारी बंधन को कैसे देखते हैं? एक कारण तो ये भी बनता है, ये गुटबाजी का जो असर है ना, चरम सीमा पर है कांग्रेस। सर, आप लोग उसको खत्म करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते, और खत्म होता क्यों नहीं है? इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चाल है कि अमरजीत भगत का गुट अलग चल रहा है, टीएस सिंहदेव का गुट अलग चल रहा है। ऐसे में कैसे मेल मिलाप जो है, आप लोग कैसे अपने संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं? कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से। बिल्कुल। जो 5 पहाड़ी कोरवाओं की जमीन को हड़पने का आरोप आपके पुत्र के ऊपर लग जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? बोरा तो अतिरिक्त मामला है, सुतली तक के लिए भी समस्या आ रही है। सर, आपके समय में ऐसा आपने क्या कर लिया था कि आपके यहाँ समस्या नहीं आ रहा था? आज ऐसा क्यों स्थिति बन रही है सर कि समस्या पे समस्या, ठोकम ठोक समस्या आ रहा? वायदे थे, उस रेट से अभी खरीदी हो नहीं रही है धान। सरकार इसमें भी लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है, वादा खिलाफी जी। कहा क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा जो आप लोगों ने किसानों से किया था। जी जी। खाद्य मंत्री थे आप, जब धान की खरीदी कर रहे थे अपने शासन में, उस वक्त सर देखा गया कि आप लोगों में बोरे की बहुत समस्या हुई, किसान इसके लिए बहुत परेशान। ये ऐसा कहूँ कि आप मूल निवासी अगर बात करूँ तो पार्वतीपुर, जो सूरजपुर जिले में स्थित है, सर कहाँ से कैसे कनेक्शन भिड़ा कि आप सीतापुर में और एक अजय योद्धा बन करके वहाँ पे डटे हुए थे? देखिए, जो झीरम हमला हुआ, आपको तो जानकारी है, उसमें सर कार्यवाही उस समय आपने उस समय भाजपा की गवर्नमेंट थी, आपने भाजपा के शासन में कार्यवाही का मांग किया, लेकिन आप अपने शासनकाल में भी इन दोषियों को कुछ अता पता नहीं चला सर। मैं मानता हूँ जी। चुनाव आ गया है, आप लोग जब सरकार में थे तो इसको दिसंबर जनवरी तक फाइनल करवा देते थे। आज ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी। अब तो स्थिति ऐसा आ रहा है, सुनने में आ रहा है, अखबारों के माध्यम से आपने भी पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि आपको पता चला होगा कि ये मार्च अप्रैल जाए। सर, ये कहीं मतलब आशंका बस तो इसको टाला नहीं जा रहा है, इसका कोई मुख्य वजह क्या हो सकता है सर आपकी नज़र? और परिणाम आएगा तो बोलेंगे कि हम थे जिसके सहारे हुए न हमारे। ईवीएम का सीतापुर का सोन तरई रोड आपके मंत्री कार्यकाल रहते तक वो बन नहीं पाया सर, क्या वजह रही? क्या बात करते हैं, उसको हम साथियों नमस्कार, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल रिपब्लिक सरगुजा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा दौरे मुलाकात का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी, हमारे जो शायराना अंदाज में मेहमान का परिचय देते हैं गौरव गजल जी, और हमारा सहयोगी कौशल दुबे जी। तो गजल जी, आज आप बताने का थोड़ा सा कष्ट करें कि हमारे साथ कौन मेहमान है, उनकी खासियत क्या है, उनके परिचय पे थोड़ा सा संक्षिप्त बताएँ। जी हाँ निशान जी, जैसा कि हमारा दौरे मुलाकात कार्यक्रम जो है बढ़ता हुआ, और हमारे इस कड़ी में जी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं जी, और लगभग 35 वर्षों से वे कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं जी, उनको एक अजय योद्धा भी कहा जाता है जी। और पूर्व की सरकार में उन्होंने मंत्री पद को भी सुशोभित किया है। तो ज्यादा देर न करते हुए निशान जी, मैं उनके व्यक्तित्व पे जो मेरी एक कविता है उसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि तूफान से ताश का घर नहीं बनते, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनते, दुनिया जीतने का हौसला जो रखते हैं अमरजीत भगत के जैसा, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते।
बहुत सुंदर गजल जी, उनके व्यक्तित्व पर पूरा आपका कविता छाप छोड़ रहा है। अब दर्शकों, बिना देरी किए हुए हमारे सहयोगी कौशल दुबे जी हमारे मेहमान के साथ बने हुए हैं और देखते रहिए हमारे धमाकेदार इंटरव्यू। करता हूं मैं आप सभी का, जैसा कि अभी हमारे मित्रों के द्वारा अपने शेर और शायरों के माध्यम से जिस प्रकार से मेहमान का परिचय उनका दिया जाता है, उसी प्रकार से आज हमारे बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन अमरजीत भगत जी। और वो शेर और शायर निश्चित ही उनके व्यक्तित्व पर हूबहू सूट करता है। दोस्तों, आज जनता की कुछ सवाल है और आम जनमानस की सवाल को इनसे आज हम बेबाकी से पूछेंगे और इनसे बेबाकी से जवाब लेंगे। तो हमारे बीच अमरजीत भगत जी, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने जी। नमस्कार सर। सवाल की ओर चलूं, सवाल जवाब हो उससे पहले आप जनता को बताइए कि आपका राजनीति में आना, सक्रिय राजनीति में आना कब हुआ था? सक्रिय राजनीति में लगभग 89 के आसपास, जब संयुक्त मध्य प्रदेश था जी। और उस समय उसी के आसपास माननीय जोगी जी का, स्वर्गीय जोगी जी का जी पूरे छत्तीसगढ़ में पदयात्रा हुआ था। जी जी। उस समय मेरी मुलाकात लखनपुर में स्वर्गीय कैलाश अग्रवाल जी के निवास में हुई थी जी। और तब से उनके साथ यहाँ से बिलासपुर तक पैदल यात्रा किया और झुकाव राजनीति तरफ बढ़ता गया। सर, मैं बात करता हूँ आपकी पर्सनली सीतापुर विधानसभा विधायक की। अमरजीत भगत जो अजय योद्धा हुआ करते थे, जिनका परचम हमेशा से लहराता रहा है, और एक लड़का आता है और उनको चुनाव परास्त कर देता है। सर, क्या कारण बना? चुनाव तो प्रजातंत्र है और चुनाव कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है जी। इस देश के बड़े बड़े जो राजनेता थे, इंदिरा जी को लोग चुनाव हरा दिए थे जी, है ना। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी कई जगह से ऐसा हुआ है। तो राजनीति में परिस्थितिजनक जो निर्णय और मुद्दा होते हैं, उसमें चेहरे के पीछे और कई चेहरे रहते हैं और वो नज़र नहीं आते। अच्छा। और वो जब बहुत सारा चीज़ रहता है जी, जिसमें वो अप्रत्याशित हो जाता है। पहले आप अपने जब विधायक रहते हैं तो अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं जी, लेकिन मंत्री बनने के बाद पूरा प्रदेश आपका कार्य क्षेत्र हो जाता है। बिल्कुल। तो जो समय कल तक आप अपने लोगों के लिए देते थे, अपनों लोगों के साथ बैठते थे, अपनों लोगों के साथ खाना पीना घूमना बैठना होता था, उनसे आप दूर हो जाते हैं जी। और आप जिसके भरोसे आप क्षेत्र छोड़ देते हैं, जी, वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, किसका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जी, आपको जो रिपोर्टिंग बता देते हैं आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने लूटा और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार विश्वास और अति विश्वास जी, उसमें भी व्यक्ति जो है ना हाँ, भ्रम का शिकार हो जाता है जी जी और इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जी। सर, जैसा अभी बात हम कर ही रहे हैं कि आपने बताया कि भाई ठीक है, हम मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद यहाँ की गतिविधियों से, स्थानीय गतिविधियों से थोड़े से, तो इसका मतलब कि आप मंत्री बनना आपके लिए हार का कारण बन गया? सर, ऐसा है। तो हमारे लिए पहला अनुभव था जी। और पहला अनुभव में जो सरकार का आभा होता है बहुत बड़ा होता है। जी जी जी। आप जब सुबह उठेंगे तब से लेकर के और रात को जब तक ना आप सो जाए, पूरा अधिकारी, पूरे अमला पूरा घेरे रहेगा आपको और हर मिनट टू मिनट का प्रोग्राम आपको बने रहेगा कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो बहुत सारा चीज़ जो कल तक जिनको पूरा समय आप देते थे, उनसे उनके समय में कटौती हो गया जी।
तो पहला संतोष तो वही हो जाता था कि यार कल तक हमारे साथ थे, साथ में खाते थे, बैठते थे, उठना बैठना होता था, आज हमको पहचान नहीं रहे हैं या हमको समय नहीं दे रहे हैं, तो पहला संतोष तो वही हो गया जी। और दूसरा जो अपेक्षा रहता है कि सरकार बनेगी, मंत्री बनेंगे तो हमारा ये होगा, बहुत सारा चीज़ अपेक्षा पर वो रहते हैं जी। जो आपके संज्ञान तक आता है, जो आपके कार्य क्षेत्र में, तो उसको आप कर देते हैं। जो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं रहता है उसको शासन लेवल पर या माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर उसको कराना रहता है, तो उसमें कई बार हो जाता है, कई बार विस्मृत हो जाता है, ध्यान से जो है स्लिप हो जाता है जी। और अगर कोई एक बार याद दिलाया, इसके बाद नहीं दिलाया, तो कई बार तो रहता कि हो गया इसलिए नहीं बताया करके, वो ध्यान में भी दोबारा उसको कोई लाया नहीं, तो वो असंतोष का कारण वो बन गया कि मैं गया था और मेरा काम नहीं हुआ जी। और जो लोग कहना चाहिए कि मजे हुए खिलाड़ी रहते हैं, वो लोग एक काम को पकड़ते हैं तो जब तक नहीं होता उसको नहीं छोड़ते हैं जी। यहाँ जाओ, यहाँ देखो, सुबह उठो तो वही दिखेंगे, क्षेत्र में जाओ तो वही दिखेंगे, और राजधानी भी जाओ तो वही दिखेंगे, तो आपकी जो सामने रहता है उसका काम आदमी कर ही देता है जी, करना ही पड़ता है जी। तो ये कई कारण है जो जिताया भी लोगों ने और हराया भी लोगों ने। अच्छा सर, महतारी वंदन को कैसे देखते हैं? एक कारण तो ये भी बनता है, फार्म जो भरे थे कार्यकर्ता उनके, भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग ऐसा दावा करते हैं कि ये महतारी वंदन योजना जो हमारे लिए कारगर साबित हो गया, क्या यही कारण? ये भी बात है जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है जी कि हमने सबके लिए कार्यक्रम चलाया जी, किसानों के लिए चलाया, हमने ट्रैवल क्षेत्र के लिए चलाया, हमने कर्मचारियों के लिए चलाया, लेकिन ये जो महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाना था जी, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें चूक हुई जी। और समय रहते कर देने से हो जाता है, और समय निकलने के बाद उसमें आप कितना कुछ कहेंगे, जब एक बार लोगों का मूड बन जाता है ना, तो उसमें भी परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एजेंसी तो आपका इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, इस चक्कर में तो आप भी फंस चुके हैं। हाँ, सबको रहे न रहे एक बार उनको घेर दो, उनके कार्यकर्ताओं को पूरा घेर दो, और पूरा केस झूठ सच जो भी बनाना है बना दो, इसके बाद में वो क्लियर होते रहेगा। अच्छा। लेकिन भारतीय राजनीति में सोचता हूँ कि बहुत एक गिरावट है, और बिना सिर पैर का किसी के खिलाफ कार्रवाई, किसी के यहाँ रेड कर देना, किसी को उलझा देना, किसी का छवि खराब कर देना जी, कोशिश करना, ये एक राजनीति में मैं सोचता हूँ कि एक गिरावट है। और हमसे भी इतने बड़े बड़े थे जी, उनको हम ही दिखे, तो देखने में भी एक तो अरे घृणा भी होती है, और घिन मत क्या बोलते हैं उसको, हल्कापन, हाँ, वो जिसका एक स्तर रहता है ना जी। तो अब जो एजेंसी है उनकी पारदर्शिता, उनका निष्पक्षता, उस पर सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और हमारे बराबर के तो लेबर मुंशी है, ऐसे भी लीडर हैं जी, और उन लोगों को एक आदिवासी ही दिखा, इसलिए कि आदिवासी नेतृत्व को क्रश करो, उसको रोको, और उसमें लोग सफल रहे। अच्छा सर, एक मुद्दा और है जो हमेशा से आप लोगों को ना घेर के रखती है, ये पूरे आपके पार्टी में ऐसा है, ये गुटबाजी का जो असर है ना चरम सीमा पर है कांग्रेस। सर, आप लोग उसको ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते, और ख़त्म होता क्यों नहीं है? इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चाल है। आप कांग्रेस की गुटबाजी में भी चाल है? कांग्रेस की गुटबाजी में भी भारतीय जनता पार्टी का चाल है, और उन लोग तोड़ने में, फोड़ने में, गलतफहमी पैदा करने में, और इसका वायरस ये इंसेक्ट करने में जी सफल रहते हैं, जिससे ऐसा परिस्थिति निर्मित होती है। अच्छा सर, प्रायः देखा गया है कि अमरजीत भगत का गुट अलग चल रहा है, टीएस सिंहदेव का गुट अलग चल रहा है,
ऐसे में कैसे मेल मिलाप जो है आप लोग कैसे अपने संगठन को मजबूती प्रदान कर पाते? मेरा तो कोई गुट ही नहीं है, मैं तो निर्गुट हूँ। मैं तो पार्टी का आदमी हूँ और पार्टी जहाँ पर जो आदेश करती है वो मैं करता हूँ। उसमें मैं इस लाइन में टी.एस. सिंह जी भी मेरे नेता हैं, भूपेश बघेल जी भी मेरे नेता हैं, चरणदास महंत जी भी मेरे नेता हैं, रविंद्र चौबे जी भी मेरे नेता हैं जी। तो जितने तमाम बड़े लीडर हैं सब हमारे नेता हैं और हम तो उन्हीं लोगों से राजनीति सीखा है। हमारे नेता हुआ करते थे स्वर्गीय जोगी जी, वो अब नहीं रहे और बीच में अलग पार्टी बना लिए थे। जब तक पहले हम जोगी जी के साथ चलते थे और जोगी जी के अलग होने के बाद हम कांग्रेस में ही रहे, कांग्रेस से नहीं गए और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता हर नेता मेरे नेता है और किसी से व्यक्तिगत मेरी कोई कटुता नहीं है। कबीरदास जी का आपने वो सुना होगा, वो दोहा जो है जी, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बिल्कुल, जो मेरे पास आया जो मैं कर सका लोगों के लिए किया और आगे भी ये मेरा स्वभाव है। राजनीति में मैं रहा, मंत्री भी रहा, मैं सरकार में रहा जी जी, लेकिन कभी मंत्री वाला जो रुआब और रुतबा है, गुरूर है, मैं चाह के भी कभी मेरे में नहीं आ पाया। सर अब एक आरोप है, आरोप ये है कि जब आप मंत्री थे उस दौरान 5 पहाड़ी कोरवाओं की जमीन को हड़पने का आरोप आपके पुत्र के ऊपर लग जाता है। सर इसको आप कैसे देखते हैं? जो लोग भी हैं अपने माता पिता जी, अपने देवी देवता इष्ट देव, उसका कसम खाए कि हमने हड़पा था जी। कोई बेचा, जैसे आप ही ने कहा कि वो बेच रहा है जी, और बेचने और खरीदने में कहीं रोक तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर किसी ने खरीद लिया तो वो हड़पना कहाँ हुआ? इसके बाद जब लोग उसको मुद्दा बनाए तो हमने कहा कि आज तक का हमारा इतिहास रहा है, कभी हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने तो उस वर्ग के लिए लड़ा है जी, और मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्यों ना मेरा पुत्र हो, वो कभी इस प्रकार का काम नहीं करेगा। और हमने अपने पैसे से उनको ज़मीन को रजिस्ट्री करके वापस किया। आज तक के इतिहास में कोई नहीं हुआ किया। नहीं, कोई नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम नेताओं का नाम ले लो, आज भी लोगों का ज़मीन में काबिज है। और जो मैं तो ईश्वर को मानता हूँ और मैं गलत नहीं किया हूँ तो मेरे साथ गलत नहीं होगा जी जी। और जिन लोगों ने भी जैसा किया है, जिन लोगों ने भी आरोप लगाया है, वो लोग आज भी पहले अपने गिरेबान में झाँके जी, और तमाम जो कारण है वो छवि को खराब करने के लिए लोगों ने षड्यंत्र का शिकार बना दिया। उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में बहुत सारे लोग हैं और राजनीति में तो सब आम बात है, आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं जी तो न घबराने की ज़रूरत है, न शर्माने की ज़रूरत है, न सिर झुकाने की ज़रूरत है। बल्कि जब हम ज़मीन वापस करवा रहे थे तो तथाकथित उनके हिमायती जो बनते हैं उन लोग उनको छुपा दिए थे। अच्छा। मैंने प्रशासन को भेज के कलेक्टर एसपी को लगा करके उनको खोज के निकलवाया, बोला कि उनको ज़मीन रजिस्ट्री वापस लिवाओ जी 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 जी। तो ये भी बहुत शर्म आती है, नहीं समझा ऐसे लोगों के ऊपर कि केवल राजनीति के लिए कहीं तक भी किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं। ये लोग कभी चैन से रहते नहीं, उनकी आत्मा कचोटती रहती है। और हम देखो कि चुनाव हारने के बाद ही मुस्कुराते रहते हैं जी जी, लेकिन किसी का नुकसान किया नहीं है। लेकिन सर आप जब खाद्य मंत्री हुआ करते थे, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद आपको खाद्य मंत्री का जिम्मा मिला, संस्कृति मंत्री थे। सर आज मैं जब धान सोसाइटियों का जब भ्रमण करता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ जो किसानों की जो समस्याएं सामने आ रही हैं ना सर, बोरा तो अतिरिक्त मामला है, सुतली तक के लिए भी समस्याएं आ रही हैं। सर आपके समय में ऐसा आपने क्या कर लिया था कि आपके यहाँ समस्या नहीं आ रहा था? आज ऐसा क्यों स्थिति बन रही है सर कि समस्या पे समस्या, ठोकम ठोक समस्या आ रहा है? देखिए, जो आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जितना चर्चा की है उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की पहचान धान की कटोरा से जी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जो कुल जनसंख्या है उससे 80-90% लोग कृषि कार्य पे डिपेंड है, आधारित जी जी। उनका जीवन उसी पे आधारित है। उसमें
हम भी हैं, आप भी हैं, यहाँ जितना बैठे हैं, लगभग कोई बड़ा किसान होगा, कोई छोटा किसान होगा, लेकिन उनका आधार कृषि है। कृषि है, बिल्कुल। अगर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, जो प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी थे, उन्होंने शुरुआत करी थी। काफ़ी विषम स्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन शुरुआत कांग्रेस समय में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी बड़े पीठ ठोका अपना थपथपा ले, लेकिन शुरुआत तो कांग्रेस के समय। जी बिल्कुल। इसके बाद पिछले सरकार में हम मंत्री थे, विभाग हमारे पास रहा, माननीय मुख्यमंत्री ने जवाबदारी दिया था। मैं दावा कर सकता हूं कि जितना किसानों को सुविधा हम लोगों ने दिया, जितना किसानों को प्राथमिकता हमने दिया, जितनी अच्छी योजना बना करके धान खरीदी हम लोगों ने किया, ये उसके तुलना में कहीं नहीं लगते हैं। जी जी। धान खरीदी हम 107 लाख मीट्रिक टन अंतिम जो किए थे, और मिलर्स को भी हमने जो प्रोत्साहन दिया था, उससे मिलर्स जो है, हाँ, धान को सीधे खरीदी केंद्र से ही उठा लेते थे। जी जी जी। उसके लिए कहीं संग्रहण करने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें भी हमारा बचत हुआ। इसके बाद संग्रहण केंद्र में जो सुखती होता था उसमें बचत हुआ। इसके बाद परिवहन में बचत हुआ। इससे सीधे सीधे समिति को फायदा हुआ, सरकार को भी फायदा हुआ। जी। ये लोग धान खरीदी केंद्र में आज किसान परेशान हैं, परिवहनकर्ता, मिलर्स बिल्कुल सब परेशान हैं। इनके बीच अभी तक अनुबंध नहीं हो पाया। धान खरीदी केंद्र में अंबार लगा हुआ है, पूरा थप्पी लगा हुआ है। बिल्कुल। तो अब धान खरीदने के लिए जगह नहीं बचा। अब वो धान खरीदी बंद होने के कगार पे है जी। इसमें भी फेल हो गए। इसके बाद धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होना था, वो भी आप 14-15 नवंबर 15 नवंबर पहुंच गया। जी। 30 जनवरी तक आपका कट ऑफ डेट है। जी। कैसे खरीदोगे? आज मुख्यमंत्री जी का एक ठो मैं वो स्टेटमेंट देख रहा था। हाँ। कि हम 100 लाख टन कितना खरीद लिए हैं, इसके बाद इतना दिन में हम जो हमारा टारगेट है 161 लाख मीट्रिक टन, उसको पूरा करेंगे। जी जी। तो कागजों में बोलना आसान रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो अधिकारी लिख करके देते हैं ना, उसमें थोड़ा समीक्षा भी किया करें। इसमें कहीं भी मेल नहीं दिखता है, इसमें मेल नहीं खाता है आपका जो वक्तव्य है और आपका जो आंकड़ा है कि इतना दिन में कैसे आप वो करेंगे। ना आपने अगर टारगेट बढ़ाया जी तो आपने धान खरीदी केंद्र भी नहीं बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं अगर अपना लक्ष्य बढ़ाया धान खरीदी का टारगेट अगर 80 से 107 लाख मीट्रिक टन किया, तो हमने धान खरीदी केंद्र भी बढ़ाया। अच्छा सर, रेट पर भी थोड़ा चर्चा हो जाए ना। रेट अभी जो वायदे थे उस रेट से अभी खरीदी हो नहीं रही है धान की। सरकार इसमें भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। जी। आपने बात किया था, हम जब दे रहे थे जी 4 किस्तों में देते थे, उसका जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जी अंतर्गत राशि रहता था। एक तो धान का जो रेट है वो खरीदी के समय मिल जाता था। जी जी। हर तीसरे दिन में उनके खाते में आ जाता था। और इसका जो अंतर्गत राशि हर त्यौहार के समय उन लोगों को मिलता था, उनको मिलता था, तो खुशी रहता था, उनका काम भी बढ़िया से हो जाता था। लेकिन ये 3100 रुपया एक साथ दे करके देंगे कह के और आज मुकर रहे हैं। जी। आज केवल कहीं पर 2300 रुपया, कहीं पर 2310 रुपया इस प्रकार का भुगतान कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा जो आप लोगों ने किसानों से किया था। जी जी। और ये चीज़ याद रखिए कि काठ का हांडी एक बार चढ़ता है, काठ का हंडी जो है एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। जैसा आप बोएंगे वैसे ही काटेंगे। बिल्कुल। अगर किसानों को आप मूर्ख बनाने का काम करेंगे तो किसान समझ चुके हैं कि उनके हितैषी कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपके भी इसमें तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब आप खाद्य मंत्री थे
आप जब धान की खरीदी कर रहे थे अपने शासन में, उस वक्त सर देखा गया कि आप लोगों में बोरे की बहुत समस्या हुई, किसान इसके लिए बहुत परेशान हुआ। ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हो गई? देखिए, ये जो बोरे का जो आपूर्ति है वो जूट कमिश्नर के माध्यम से होता है जी। जूट कमिश्नर सेंट्रल का होता है। हम इंडेंट भेजते हैं और इंडेंट के बाद जो है वहाँ से आपूर्ति उतना जितना की ज़रूरत हमको रहता है उतना एडवांस हमको पेमेंट भेजना पड़ता है। जी जी जी। इसके बाद जो है वहाँ से आपूर्ति होता है। अब इस बीच में जो हमारी सरकार थी उसमें कोरोना भी आया। बिल्कुल। और जहाँ से प्रोडक्शन होना था इस बारदाने का वहाँ पर हुआ नहीं, तो क्राइसिस तो हुआ और सेंट्रल हमको बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाया। तो हमने तो फिर किसानों के बारदाना से खरीदना शुरू किया। तो किसानों ने भी खूब आगे बढ़ चढ़ करके उसमें अपना योगदान दिया और हमने उनको जो है उनका बोरे का जो रेट है वो भी फिक्स किया, उनसे बोरा लिया और उन्हीं को धान उसमें ले करके नहीं हो पाया तो हमने प्लास्टिक का बोरा लिया, लेकिन धान खरीदी को बंद होने नहीं दिया। जी जी। किसानों को मझधार में हमने नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भूपेश सरकार की उपलब्धि रही कि तमाम विषम परिस्थितियों के बाद, सेंट्रल के सहयोग ना करने के बाद भी, अनुमति ना देने के बाद भी हमने अपने प्रदेश के किसानों से धान खरीदी किया जी। आज डबल इंजन की सरकार है जी और डबल बत्ती किसानों को दे रहा है। तो आज किसी किसान के चेहरे में खुशी दिखता है आपको? कोऑपरेटिव की जो समस्या है, कोऑपरेटिव बैंकों की जो समस्या है, इस पर जो है ना पिछली भी सरकार विफल रही और आपकी भी सरकार विफल मेरे को नजर आई, क्योंकि उस पर जूते घिस जाते हैं किसानों के सर पैसा निकालने में। धान का पैसा तो आप दे दिए लेकिन उनको निकालने के लिए राहत नहीं। आप लोगों के द्वारा ऐसा कोई एक्शन लिया ही नहीं गया कि उससे किसानों को राहत मिल सके सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हर बैंक की एक क्षमता रहती है, एक दिन में कितना वो उनका जो है निकालने का एक लिमिट रहता है और उस लिमिट से जब अधिक होगा तब दिक्कत आती है, नहीं तो उस लिमिट में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और देखो, बैंक एक शाख है जी और ये शाख बनाया है स्वर्गीय इंदिरा जी ने जी। प्रधानमंत्री जब थी तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके लोगों का के लिए बैंक का दरवाज़ा खोला। जी जी। कि आप मूल निवासी अगर बात करूं तो पार्वतीपुर के हैं जो सूरजपुर जिले में स्थित है। सर कहाँ से कैसे कनेक्शन भिड़ा कि आप सीतापुर में और एक अजय योद्धा बन करके वहाँ पे डटे हुए थे? देखिए, तो ऐसा है पूरा हिंदुस्तान में जहाँ आपका भाग्य लिखा होगा जी जी वहाँ पर आप का दाना पानी लिखा होगा, वहाँ आप पहुँचेंगे। तो साउथ का आदमी नॉर्थ में और नॉर्थ का आदमी साउथ में जाकर के चुनाव लड़ता है। अब उन लोगों को देख लीजिए, क्या वो जो एक्टर है ना, गायक है, बीजेपी के सांसद, क्या नाम है? रवि किशन है और दूसरा एक मनोज तिवारी। रहने वाले कहाँ के हैं? गोरखपुर, इधर बिहार साइड के हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार, गाजीपुर है या इधर कहीं के हैं। और जाकर चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? गोरखपुर से। दिल्ली से मनोज तिवारी दिल्ली से, रवि किशन गोरखपुर से। तो बताओ, दोनों एक्टर तो कोई कहीं से भी जा करके लड़ रहा है जी। ये तो हमारा जिला है जी जी। और जिले में तो अब जब आप बड़े, थोड़ा सा आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो आपका क्षेत्र भी बढ़ते जाएगा और जहाँ के लोग पसंद करेंगे, जहाँ पार्टी आपको जिम्मेदारी देगी वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो पार्टी ने मेरे को सीतापुर इसलिए भेजा था कि उस समय वहाँ बहुत लड़ाई थी, आपस में लोगों के बीच इतना द्वंद्व छिड़ा हुआ था कि कोई एक दूसरे को डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने तो अंबिकापुर से टिकट मांगा था। आप मेरे आवेदन देखेंगे तो जिस समय स्वर्गीय मदन गोपाल जी थे तो मैं उस बार टिकट का जो वो भरा था, पहला मैं तो यहीं के लिए वो किया था, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, यहाँ से वही लड़ेंगे आपको। वो सीट रही थी वहाँ महाराज साहब और जोगी जी के बीच में जो बात हुई, इसके बाद मेरे को वहाँ भेजा गया
और सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, पूरे तीनों जिला में कोई सीट और नहीं निकला था, केवल मैं अकेले जीता था। जी बिल्कुल, ये देखा गया है। आपके स्टार हुआ करते थे एक ज़माने में, कांग्रेस के स्टार जिसको बोला जाए, मैं कहूँगा कि वो शायद अगर उस वक्त में होते तो आप की सरकार उसी टाइम पे बन जाती जो झीरम हमला हुआ, आपको तो जानकारी है। उसमें सर कार्यवाही उस समय आपने उस समय भाजपा की गवर्नमेंट थी, आपने भाजपा के शासन में कार्यवाही का मांग किया, लेकिन आप अपने शासनकाल में भी उन दोषियों को कुछ अता पता नहीं चला सर। मैं मानता हूँ जी कि झीरम घाटी नहीं हुई होती तो कांग्रेस की सरकार उसी समय बन गई। बिल्कुल। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, शुक्ला साहब, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जी, हमारे मित्र थे स्वर्गीय उदय मुदलियार जी, हम लोग एक सीट में बैठते थे। अच्छा अच्छा। वो घटना कांग्रेस को झकझोर के रख दिया जी। एक तरह से कांग्रेस का जो बोन होता है, मेरू बोन होता है, रीढ़ का हड्डी, वो उस पर घात की और इससे कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई। एक प्रथम पंक्ति के हमारे नेता जो है चले गए। जी जी जी। और फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जी। और पूरे राजनीतिक महकमे के लिए कि ये घटना छत्तीसगढ़ में हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी। उस समय अगर सरकार हमारी पार्टी की जो परिवर्तन रैली निकली थी उसमें सुरक्षा मुहैया कराई होती जी। तो घटना नहीं घटा होता जी। और बोलते हैं ना, लिखा रहता कि सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। तो ये समझ लीजिए वैसे ही है जी। इसमें जो भी आरोप प्रत्यारोप हो वो अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों की जान चली गई, वो आज नहीं आ सकती है। और हम इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे आरोपी मानते हैं, गुनाहगार मानते हैं तो जो सरकार में थे उनको मानते हैं। उनकी नैतिक जवाबदारी थी सुरक्षा देनी थी। कोई अगर असामाजिक तत्व, कोई भी एलिमेंट्स अगर कोई नुकसान पहुंचाया तो क्षति छत्तीसगढ़ का हुआ, यहाँ के राजनीति का हुआ, यहाँ के पर्सनालिटी का हुआ। जी। इसमें जांच की जहाँ तक आपने बात कही कि आपकी सरकार है, आपने भी कुछ नहीं किया, जी, ऐसी बात नहीं है। जांच का मांग उस समय भी हम लोगों ने किया, जब हमारी सरकार नहीं थी, और जब सरकार आई तो भी इसमें माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एसआईटी गठन किया जी। लेकिन एनआईए ने फाइल नहीं दिया जी। एनआईए ने फाइल नहीं दिया तो जांच कहाँ से करेंगे? पूरा जांच फाइल तो जब कोर्ट में के माध्यम से एनआईए ने वो करके फाइल को किया और इसके बाद फाइल ही नहीं मिला तो जांच कहाँ से करोगे? बिल्कुल। इसलिए जांच बाधित हुई। इसलिए हम कहते हैं कि दोषी जो उस समय की सरकार ही थी, और जिन लोगों ने हमको जांच नहीं करने दिया उनकी सेंट्रल की में सरकार थी, वो लोग हैं जी। और इस बात का दुख है कि आज बोलते हैं ना कि उन महकमे के उन सभी दौर के नेताओं को कि मैं आज शर्मिंदा है और आपके जो हत्यारे आज भी जिंदा है। जी जी। तो चुनाव आ गया है, आप लोग जब सरकार में थे तो इसको दिसंबर जनवरी तक फाइनल करवा देते थे। आज ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी। अब तो स्थिति ऐसा आ रहा है, सुनने में आ रहा है, अखबारों के माध्यम से आपने भी पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि आपको पता चला होगा कि ये मार्च अप्रैल जाएगा। सर ये कहीं मतलब आशंका बस तो इसको टाला नहीं जा रहा है, इसका कोई मुख्य वजह क्या हो सकता है सर आपकी नज़र में? देखिए, ईवीएम के सहारे तो आ गए जी, और अंतिम में जब चुनाव परिणाम आएगा तो बोलेंगे कि हम थे जिसके सहारे हुए ना हमारे। तो ईवीएम का, इसमें ईवीएम तो करेगा नहीं। जी जी जी। इसमें तो बैलेट से होगा। बैलेट से होगा सर। और इसमें आप किसी को छोड़ा नहीं, किसानों को छोड़ा नहीं जी।
आपने निकाय चुनाव में, चाहे नगरीय निकाय हो चाहे वो पंचायत हो, इसमें आपने पिछड़ा वर्ग को खूब ठगा। कहा कि 50% आरक्षण, 50% आरक्षण। जब खोदा पहाड़ तो निकला चुहिया। कहीं कहीं तो पता चला कि एको सीट नहीं है, जहाँ पर कुछ सीट रहता भी था बिल्कुल बिल्कुल वो भी अब साफ बीजेपी ने कर दिया है। तो सर इस बार का जो अभी निकाय चुनाव होगा और ग्राम पंचायतों की जो चुनाव होगी, उसमें आप लोग अपने पार्टी से धावा बोल करके आएंगे चुन के, कि गुटबाजी से फिर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये तो पार्टी स्तर पे सिंबल पे चुनाव होता नहीं। जहाँ सिंबल पे चुनाव होता है पालिकाओं में, यहाँ उसमें पंचायतों में उसमें जीतेंगे क्योंकि जिस प्रकार से व्यापारियों का तेल इन लोगों निकाला है जीएसटी के माध्यम से। हर एक मामला सीतापुर का है, जहाँ के आप विधायक हैं। सीतापुर का सोनतरई रोड, जब आपके मंत्री कार्यकाल रहते तक वो बन नहीं पाया, सर क्या वजह रही? क्या बात करते हैं, उसको हमने चकाचक सड़क बनवाया था। आपने यहाँ से एक पुल था, उस पुल को भी हमने बनवा दिया है। पुल भी एकदम लगभग कंप्लीशन की ओर है। हम जब मंत्री थे उस समय उसको शिलान्यास करके और देवगढ़ में जो पुल है जो सीधे मैन पार्ट रोड निकालता है तो कंप्लीट है। ऐसा कोई रोड नहीं बचा जिसको हमने स्वीकृति नहीं कराया था। जी। लेकिन निर्माण, या तो उसका निर्माण अधूरा था, या वो उसका वो जो टेंडर की प्रक्रिया थी, या टेंडर करके प्रशासनिक स्वीकृति थी। ये लोगों ने सरकार में आने के बाद एक काम किया, जितना काम शुरू नहीं हुआ था सब काम को कैंसिल कर दिया। जी। अभी सरकार में आने के बाद फिर उसी काम को लोग स्वीकृति कर रहे हैं, स्वीकृति में दिखा रहे हैं। जी। तो काम तो हमारा किया हुआ है। अच्छा, नया काम कुछ करके बताओ तो फिर समझ में आए। अभी तो ये जश्न भी आपके भाजपा के जो नेता हैं जश्न मना रहे हैं 1 साल बेमिसाल। आपके हिसाब से कितना मिसाल देंगे इसको? मैं 1 साल बेहाल। अच्छा। विष्णु देव साय जी का 1 साल जनता का बेहाल। जी। आज कौन खुश है, कौन संतुष्ट है, बता दीजिए मुझे। आज किसान जिनका धान बेचने में पसीना छूट जा रहा है, जी, जिनको 3100 बोल करके 2300 रुपया पकड़ा रहे हैं। बिजली का बिल जो हाफ होता था वो ख़त्म कर दिया है। इसके बाद जो वन अधिकार पत्र के पट्टा मिलते थे वो बंद हो गए। इसके बाद गांव-गांव में जो राशन कार्ड बनता था वो अब बंद हो गया है। अब जो एक परिवार को जो पहले हम 10 किलो देते थे चावल, वो आप आपने कम कर दिया है, 7 किलो कर दिया है। जी। तो हर मोर्चे पे तो सरकार जो है हमको माइनस मार्किंग में दिख रही है। हमारे यहाँ जो यूरिया नहीं पहुँचा, जी। हमारे यहाँ इफ़को नहीं पहुँचा। सब समझते थे कि जो खाद्य मंत्री है वही खाद्य मंत्री है। जी। जबकि दोनों में जो खाद का जो सप्लाई है वो जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहता है उस या कृषि वाला रहता है उसके पास रहता है। मैं केवल फूड मिनिस्टर था। जी। खाद्य सामग्री का था। अच्छा। रासायनिक खाद का माननीय रविंद्र चौबे जी और माननीय डॉक्टर प्रेम साय जी देखते थे। अच्छा। तो लेकिन कई लोग हमको चमकाते थे कि आप खाद्य मंत्री होकर के अभी तक खाद नहीं पहुंचा। जी। तो लेकिन मैं बताता नहीं था कि ये बात ऐसा है, लेकिन उसको मैं तुरंत फ़ोन जो है उनको लगा करके मतलब मैं देखता हूँ और अभी आप पूछे तो वही बता रहा हूँ कि खाद्य मंत्री और खाद्य मंत्री में क्या अंतर है। लेकिन फिर भी सर समस्याएं तो थी ना? नहीं, वो तो देखिए बहुत सारा चीज़ सेंट्रल के उसमें रहता है और सेंट्रल जब आपको आवंटन देगी तब तो आप बांटेंगे। जी। और सेंट्रल बहुत सारे चीज़ में जब सरकार में हम लोग नहीं थे तो हमको परेशान किया। सर दौरे मुलाकात कार्यक्रम का ये हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे सीधा बातचीत हुआ, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बहुमूल्य समय हमको दिया है। सर आपके कार्यकाल में बता दीजिए ऐसा ऑन कैमरा जो जनहित के लिए 3 काम बताइए सर, ठोस काम बताइएगा, पुलिया मत बताइएगा, ठोस काम बताइए 3 काम। नाली वाली तो ये सब होते रहता है, 3 काम बताइए जो जनमानस के लिए एकदम महत्वपूर्ण आपने निर्णय लिया हो
अपने मंत्रालय से ही संबंधित बता हम बताते हैं। हम खाद्य मंत्री बने जी। तो जो खाद्य पदार्थ की जी जो दिक्कत थी जी उसको हमने दूर किया। जी। केवल बीपीएल का खाद्य वो जो राशन कार्ड बनता था उसको हमने एपीएल का ही बनाया जी। एपीएल बीपीएल दोनों को खाद्य हम सुलभ कराया जी। और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उसके दायरे में ला करके हमने कार्ड बना करके गरीब को 1 रुपया किलो में चावल और अमीर को 10 रुपये किलो में चावल, लेकिन कार्ड और चावल सबको मिलेगा। जी जी। एक काम। हाँ और दूसरा काम, जी। धान खरीदी मेरे उसमें था। मैंने जहाँ सरकार ने निर्णय लिया कि धान खरीदी का टारगेट बढ़ेगा, लक्ष्य बढ़ेगा, किसानों की संख्या बढ़ रही है, तो हमने सुविधा बढ़ाया। जी। हमने जितना धान खरीदी केंद्र बढ़ाया उतना आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। जी जी। तो हमने सुविधा भी बढ़ाया लोगों को। 2 जी। और तीसरा काम संस्कृति था। जी। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, यहाँ आदिवासियों की जो प्रतिभा, हमारी जो पहचान थी जी। उसको हमने देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। जी जी जी। उसको प्लेटफॉर्म दिया जी। और देश और दुनिया के आदिवासी कला संस्कृति को के माध्यम से लोगों को जानने का एक अवसर प्रदान किया, छत्तीसगढ़ बुलाया। जी जी। और जब छत्तीसगढ़ से जो लोग जाने लगे जी। तो लोग कहे कि आज से हमारा 2 घर हो गया। जी। एक हम जहाँ से आते हैं, जहाँ के हम नागरिक हैं 7 समंदर पार, जी। और दूसरा छत्तीसगढ़। जी जी। जाते हुए उन लोगों के आंखों में आंसू था, जो बिछड़ने के बाद जो लोगों में वात्सल्य और प्रेम जो रहता है कि अपनों से बिछड़ने का, वो उन लोगों में झलकता था, दिखता। तो बोल रहे कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया करके नारा लगा करके लोग जाते थे। ये हमने तो 3 काम कहा इसलिए, और बोलोगे तो और ज़्यादा लंबा होगा। नहीं, सिर्फ 3 काम सर। ठीक है। और तो साथियों, मैं आज अमरजीत भगत जी, जो कि पूर्व मंत्री थे और सीतापुर विधानसभा के विधायक थे, इनसे आज खास बातचीत किया है और बातचीत में इन्होंने बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, नमस्कार। वो जो आप कहेंगे तो आपको दिखा के डालेंगे। अरे एक मिनट बैठिए थोड़ा सा, उसके लिए निश्चित रहिए। एक फोटो ले लेते हैं। बताइए 3 काम, नाली वाली तो ये सब होते रहता है, 3 काम बताइए जो जनमानस के लिए एकदम महत्वपूर्ण आपने निर्णय लिया हो, अपने मंत्रालय से ही संबंधित बता। हम बताते हैं। हम खाद्य मंत्री बने जी। तो जो खाद्य पदार्थ की जी। जो दिक्कत थी जी। उसको हमने दूर किया। जी। केवल बीपीएल का खाद्य वो जो राशन कार्ड बनता था उसको हमने एपीएल का ही बनाया। जी। एपीएल बीपीएल दोनों को खाद्य हम सुलभ कराया। जी। और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उसके दायरे में ला करके हमने कार्ड बना करके गरीब को 1 रुपया किलो में चावल और अमीर को 10 रुपये किलो में चावल, लेकिन कार्ड और चावल सबको मिलेगा। जी जी। एक काम। हाँ। और दूसरा काम, जी। धान खरीदी मेरे उसमें था। मैंने जहाँ सरकार ने निर्णय लिया कि धान खरीदी का टारगेट बढ़ेगा, लक्ष्य बढ़ेगा, किसानों की संख्या बढ़ रही है, तो हमने सुविधा बढ़ाया। जी। हमने जितना धान खरीदी केंद्र बढ़ाया उतना आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। जी जी। तो हमने सुविधा भी बढ़ाया लोगों को। 2 जी। और तीसरा काम संस्कृति था। जी। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, यहाँ आदिवासियों की जो प्रतिभा, हमारी जो पहचान थी, जी। उसको हमने देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। जी जी जी। उसको प्लेटफॉर्म दिया। जी। और देश और दुनिया के आदिवासी कला संस्कृति को के माध्यम से लोगों को
जानने का एक अवसर प्रदान किया, छत्तीसगढ़ बुलाया। जी जी और जब छत्तीसगढ़ से जो लोग जाने लगे जी। तो लोग कहे कि आज से हमारा 2 घर हो गया। जी एक हम जहाँ से आते हैं, जहाँ के हम नागरिक हैं, 7 समंदर पार, जी और दूसरा छत्तीसगढ़। जी जी जाते हुए उन लोगों के आंखों में आंसू था, जो बिछड़ने के बाद जो लोगों में वात्सल्य और प्रेम जो रहता है कि अपनों से बिछड़ने का, वो उन लोगों में झलकता था, दिखता। तो बोल रहे कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया करके नारा लगा करके लोग जाते थे। ये हमने तो 3 काम कहा है इसलिए, और बोलोगे तो और ज़्यादा लंबा होगा। नहीं सिर्फ 3 काम सर। ठीक है। और तो साथियों, मैं आज अमरजीत भगत जी, जो कि पूर्व मंत्री थे और सीतापुर विधानसभा के विधायक थे, इनसे आज खास बातचीत किया है और बातचीत में इन्होंने बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे चैनल पर। चलिए, नमस्कार।